नेतन्याहू ने इतने फलस्तीनी मारे गाजा में बच्चों समेत कि जो बाइडेन ने जाते जाते इजराइल को 8 अरब डॉलर इजाफी फंडिंग देने का इरादा किया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जो बाइडेन की जाती हुई गिरती हुई जेनोसाइडल हुकूमत, जो बस चंद ही दिनों की मेहमान है अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में। उन्होंने जाते जाते इसराइल को 8 अरब डॉलर एडिशनल फंडिंग, मिलिट्री फंडिंग की मद में देने की अनाउंसमेंट कर दी। क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली इसराइल तो अपनी हिफाजत की, अपनी जान की जंग लड़ रहा है, जहां पे जानवरों ने उसको सराउंड कर लिया है। और हर बच्चा जो गाजा के अंदर है वो एक हमास का मेंबर है। हर शख्स जो अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ है, जिसको इमदाद की ज़रूरत है टेंटों के अंदर, क्योंकि अस्पतालों के अंदर जगह नहीं है, तो जो बाहर टेंट लगे हुए हैं उनको भी तबाह करना, मारना, घर उजाड़ना, जिंदगियां तबाह करना एक ऐसा एक अचीवमेंट है। इतनी बड़ी इतनी बड़ी एक अकॉम्प्लिशमेंट है कि जो बाइडेन ने कहा कि भाई जाते जाते, क्योंकि ट्रंप ने आके तो और पैसे भी देने हैं, तो मैं उससे पहले। और याद रखें कि जो बाइडेन के इस किरदार के अंदर एंथनी ब्लिंकन का बहुत बड़ा हाथ था। ब्लिंकन के जो सुतेले वालिद थे, उनका ताल्लुक इजरायली फाउंडिंग से था। ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसके अंदर, और डेमोक्रेट पार्टी के अंदर स्पेशली राम मैनुअल जैसे लोग, जो साबिका मेयर हैं शिकागो के, चीफ ऑफ स्टाफ थे व्हाइट हाउस के अंदर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनके वालिद एक बहुत मशहूर आईडीएफ के अंदर लीडर थे, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अंदर। और बड़ी एक लंबी और तवील हिस्ट्री है इस नफरत की और इस पूरी रंजिश की, जिसके अंदर इजराइल अब एक ऐसा दियो बन चुका है, एक ऐसा खतरनाक जानवर बन चुका है, जो ना सिर्फ मशरक़ वस्ता के अंदर दहशत फैला रहा है, बल्कि अमेरिका के अंदर जितनी भी एक सियासी मैकेनिज्म्स हैं, आप समझ लें, उसके तहत इजराइल काबिज हो गया है अमेरिका के ऊपर भी और मशरक़ वस्ता के ऊपर भी। और कोई भी अब हुकूमत अमेरिका के अंदर इजराइल की या इजरायली लीडरशिप की ताकत के बगैर इक़्तिदार में नहीं रह सकती। तो अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं पूरा सेटअप, तो इसका यह भी मतलब है कि सेटअप उन्हें कंट्रोल कर रहा है या पैसों को कंट्रोल कर रहा है जो उन्हें जा रहे हैं। और ये लेजिस्लेशन अब बहुत तेजी से बढ़ेगी। आप देखेंगे कि पैसे तो एक जगह पे, मगर कुछ अमेरिकी स्टेट्स के अंदर, जहां पे शायद टेक्सास, फ्लोरिडा और जगहों के ऊपर, अगर आपके व्यूज इसराइल मुखालिफ हैं, या अगर आप समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनके लिए उनका एक मुल्क होना चाहिए, या इसराइल को अपनी बर्बरियत ख़त्म करनी चाहिए, तो आपको नौकरी देने से इनकार भी किया जा सकता है। जी, कुछ लेजिस्लेशंस ऐसी इंट्रोड्यूस किए कि अगर आपका एम्प्लॉयर या जो वो बंदा जो आपको हायर कर रहा है, वो अगर डिक्लेयर नहीं करेगा कि मैं फुली सपोर्ट करता हूं इसराइल को, मैं इसराइल के बॉयकॉट के खिलाफ हूं, तो उनको फंडिंग नहीं दी जा सकती। और अगर उनको फंडिंग नहीं आएगी तो फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी इसका असर होगा। और ये बात मैंने बहुत करीब से देखी। ऑब्वियसली यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में रह के, मैं 10-11 महीने से कनाडा के अंदर हूँ, वेस्टर्न कनाडा के अंदर हूँ, और यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कवरेज में देखा है कि इतना खौफ बढ़ चुका है कि अगर आप कोई भी चीज़ कह दें इसराइल के खिलाफ और वो नहीं बैठे सही, या लोगों को से एतराज़ हो या कोई बुरा मान जाए, तो बहुत लोग सेंसिटिव हो गए हैं, स्पेशली इसराइल और फ़लस्तीन के टॉपिक को लेकर। और ज़्यादातर इस चीज़ को कि यार किसी तरीके से मिनिमाइज करो, स्क्रीन से हटाओ, ये ना हो कि मेरी कोई बात गलत लग जाए। तो एक सेल्फ सेंसरशिप का माहौल पैदा कर दिया गया है, स्पेशली वेस्ट के अंदर एक तरफ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, और वो चीज़ें जो गवर्नमेंट से मुंसलिक हैं, अगर तो वहाँ पे आपने फ़लस्तीन के बारे में
कोई इजहार राय किया या कोई सिंपथी शो की, तो अब वो आपको कहेंगे कि ये तो यहूदियों का दुश्मन है, ये नफरत करता है, ये एंटी सेमिटिक है, और इस तरीके से फिर आपको आपका एक सोशल बॉयकॉट होता है और फिर आपको ऑस्ट्रेसाइज किया जा सकता है, जहां पे आपकी लाइवलीहुड यानी जो आपको पैसे आप कमाते हैं वो आप नहीं कमा सकते। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कितने बुरे हालात हैं इन्फ्लेशन को लेकर और हाउसिंग को लेकर वेस्ट के अंदर। ऑब्वियसली हम कंपेयर पाकिस्तान से ऐसी जगह से तो नहीं कर सकते, बट फिर भी ये जो एक अब ये दूसरा साल शुरू हो गया ऑब्वियसली इस चीज़ के अंदर और इजरायली बर्बरियत गाजा के अंदर, अब जो ऑफिशियली बताया जा रहा है फ़लस्तीनियों की तरफ से, गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 45 से 47,000 के करीब लोग जहाँ भाग हो गए, फ़लस्तीनी जहाँ भाग हुए हैं गाज़ा के अंदर अक्टूबर से लेकर अब तक। ये वो लोग हैं जिनकी लाशें या जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। अब ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो दफन है नीचे गाज़ा के, और उनका उनका नंबर जब ही पता लगेगा जब ये जंग जंग तो नहीं कह सकते, जब ये एक्सटर्मिनेशन जो है, खात्मा जो है खत्म होगा। अब ये खात्मा खत्म होगा कि नहीं होगा, मुझे पता है कि ट्रम्प साहब बड़े हिमायती हैं नेतन्याहू साहब के, और वो चाहते हैं ये ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट बढ़ता रहे, लेकिन ट्रम्प साहब की भी अपनी थोड़ी कंपल्शंस होंगी। वो चाहेंगे कि यार ये जो नासूर था बाइडेन हुकूमत का के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उन्होंने इस चीज़ को इतनी बढ़ती दी, वो उनके ऊपर असरअंदाज ना हो। याद रखें डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जमात के अंदर भी बहुत ना सिर्फ इसराइल मुखालिफ कुव्वतें मौजूद हैं, बल्कि यहूदी नफरत करने वाली कुव्वतें भी मौजूद हैं। आप उनको वाइट सुप्रेमिसिस्ट कह लें, जो भी कह लें, तो एक वाज़ेह स्प्लिट नज़र आ रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, जहां पे उनका एक केडर जो है, जो आप कह लें इस्टेब्लिशमेंट रिपब्लिकन्स हो गए या इस्टेब्लिशमेंट मीडिया से जो लोग आए हैं, फॉक्स न्यूज़ से फॉर एग्जांपल, या टेक ब्रोज हो गए, इलॉन मस्क जैसे, वो एक तरफ सपोर्ट करते हैं नेतन्याहू साहब को और इजरायली पॉलिसीज को। दूसरी जानिब जो अमेरिका की वर्किंग क्लास मागा, जो रेड मागा जिसे कहते हैं, जो ट्रम्प साहब की सपोर्ट है, वर्किंग क्लास हो गई, जिसके अंदर शायद माइनॉरिटी ग्रुप्स भी हों, जिसके अंदर शायद सफ़ेद परस्त ग्रुप्स भी हों, वो कहते हैं कि यार हम इसराइल को इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, इसराइल ने हम पे हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर काबिज क्यों हुआ है इसराइल। और जब वो देखते हैं कि यार अरबों डॉलर के हिसाब से एक एक बॉम्ब जो है वो 40-80 $2.5 लाख का एक बॉम्ब गिर रहा है टेंट्स के ऊपर, और वो पता नहीं कितने बेगुनाह बच्चों को, फैमिलीज को रद्द कर रहा है, हॉस्पिटल्स को तबाह किया जा रहा है, डॉक्टर्स को और नर्सेस को और मेडिक्स को अगवा किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। तो वो सब सवाल पूछते हैं क्यों क्यों हम इतना पैसा इसराइल को दे रहे हैं कि वो अपनी जो बर्बरियत है और फस्तायत है उसे जारी रखें फ़लस्तीन के अंदर। अब ये सवाल ऑब्वियसली एक यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस भी आता है, क्योंकि पैसा और इमिग्रेशन दोनों टाइड इन है। जैसे इलॉन मस्क हैं, वो इसराइल को भी सपोर्ट करते हैं और वो एक मखसूस इमिग्रेशन को भी सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान से H1B वीज़ास की मद में, जो आके अमेरिका के IT सेक्टर को चला सकें या बढ़ा सकें। दूसरी जानिब वो लोग जो मुतासिर होते हैं इस इमिग्रेशन से, और जो उन इकोनॉमिकली डिसइनफ्रेंचाइज से या उन एरिया से जो गरीब हैं, गुर्बत का शिकार हुए हैं, जहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, और वो ज़्यादातर एरियाज वो हैं जो ट्रम्प की सपोर्ट बेस है ग्लोबल साउथ के अंदर, यानी ग्लोबल साउथ तो नहीं, अमेरिकन साउथ के अंदर जो ट्रम्प की सपोर्ट है उससे वो आते हैं, और ये ज़्यादातर इकोनॉमिकली डिसइनफ्रेंचाइज्ड एरियाज होते हैं। ये एलबामा हो गया, कुछ जॉर्जिया के हिस्से हो गए, रूरल एरियाज आर्कनसॉ के हो गए, मिजोरी के अंदर फॉर एग्जांपल, साउथ कैरोलिना भी इसके अंदर आता है, फ्लोरिडा के कुछ एरियाज हो गए। तो एक अर्बन रूरल डिवाइड तो मौजूद है, मगर इवन इन अर्बन एरियाज के अंदर भी एक उन लोगों की भी मिकदार है जो इकोनॉमिकली पीछे रह चुके हैं, जो इलॉन मस्क के शायद इतने बड़े सपोर्टर ना हो। और अब ये जो पिछले कुछ दिनों की कार्रवाइयां हुई हैं, जो इलॉन मस्क ने आके इमिग्रेशन रिफॉर्म के ऊपर कहा कि जी मैं तो H1B को और इंडियन इमिग्रेशन को सपोर्ट करता हूं, और फिर जब बैकलैश आया तो उसने फिर ये पूरा कि जी सफ़ेद लड़कियों को साउथ एशियन मैन, पाकिस्तानी ब्रिटिश मैन ब्रिटानिया के अंदर उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, तो एक डाइवर्जनरी टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल की, मगर अभी तक लग रहा है कि उस डाइवर्जन का कुछ
फायदा नहीं हुआ एज सच. बट ऑब्वियसली गाजा इजराइल डिटर्मिन करेगा ना सिर्फ अगले 4 साल अमेरिका के लिए, बट मेरे ख्याल से जो अगली पूरी दुनिया के अंदर एक एक सिलसिला चलने वाला है अगले 20 25 30 साल तक. जिस तरीके से 9/11 2001 ने अगले 24 साल डिटर्मिन किए थे अफगान विड्रॉल तक, इसी तरीके से गाजा एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा पूरी दुनिया के लिए अगले 24 25 साल तक. आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर. डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अपना ख्याल रखिएगा. अगली बार तक अल्लाह हाफिज.